जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, जहां पावर है वहां पॉलिटिक्स है और जहां पॉलिटिक्स है वहां षड्यंत्र है। और ऐसा ही कुछ दृश्य हमें महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस को समझते हैं। इसे समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो 2019 में महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले होते हैं। अब इलेक्शंस रिजल्ट्स को जानने से पहले इस हेराफेरी को समझने के लिए हमें कहानी के किरदारों को यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें बीजेपी देखने को मिलती है, जिसकी कमान देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं और जो पिछले टर्म में चीफ मिनिस्टर भी थे। दूसरे हमें शिवसेना देखने को मिलती है, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहब के बेटे हैं। शिवसेना के ही और एक खिलाड़ी के बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है, जो कि है एकनाथ शिंदे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आती है एनसीपी, जिसके हेड शरद पवार साहब हैं। एनसीपी के ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे और शरद पवार के भतीजे अजित दादा पवार के बारे में भी आपको पता रहना ज़रूरी है। फिर आती है कांग्रेस, जिनके बारे में आपको अगर नहीं भी पता है फिर भी कोई खास फर्क हमारी कहानी में नहीं पड़ने वाला है। अब शुरू होती है कहानी जब 2019 के इलेक्शंस होते हैं और 2019 के इलेक्शंस के लिए बीजेपी और शिवसेना प्री पोल अलायंस में आते हैं। मतलब इलेक्शंस से पहले ही वो जय वीरू मोड में चले जाते हैं। प्री पोल अलायंस का मतलब होता है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है वहां शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा, और जहां शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा है वहां बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। देन उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, जिसमें बीजेपी को 105 सीट्स मिलती है, शिवसेना को 57, एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 45। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो 145 का जादुई आंकड़ा पार करना ज़रूरी होता है। हमारे जय और वीरू प्री पोल अलायंस में थे। इसका मतलब है कि 105 और 57 मतलब 162 सीट्स लेकर आराम से जादुई आंकड़ा पार किया जा सकता था और सरकार बनाई जा सकती थी। मगर ये जय वीरू नहीं बल्कि दीवार के विजय और रवि निकले। सीएम कौन बनेगा इस चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। अब इस पर दोनों ही पार्टी अपना अपना मत रखती है। बीजेपी का कहना है कि हमने जब अलायंस किया था उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम जीतते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। लेकिन शिवसेना का कहना है कि हमने जब प्री पोल अलायंस किया था उस समय पर वादा किया गया था कि 2.5 साल तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल तक शिवसेना का रहेगा। मगर रिजल्ट आने के बाद बीजेपी इस चीज़ को नकारती है, जिस वजह से दोनों में फुट पड़ जाती है और अलायंस ब्रेक हो जाता है। मगर अब किसी भी इंडिविजुअल पार्टी के पास 145 सीट्स का जादुई आंकड़ा नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या तो फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी। मतलब अगर बीजेपी चाहती तो किसी भी एक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी। मगर पार्टीज अलायंस करती है आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर, और एनसीपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीजेपी से काफ़ी अलग है। इसी वजह से सभी जो महाराष्ट्र के लोग हैं और पूरे भारत के लोग हैं, इनका यही मानना था कि अब महाराष्ट्र में कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। मगर अचानक सुबह सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेते हैं, पर उनके पास तो 105 ही सीट्स थी, तो 145 कैसे पहुंचे। यहाँ एंट्री होती है एनसीपी के अजित पवार की, जो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। मतलब बीजेपी के 105 प्लस एनसीपी के 53 मतलब 158 हो गया ना जादुई आंकड़ा पार। मगर यहाँ एक दूसरा ट्विस्ट आता है। एनसीपी के हेड तो शरद पवार साहब हैं और उन्होंने इस अलायंस को नकार दिया, और 80 आवर्स के अंदर अंदर ये ड्रामा खत्म होता है और फाइनली शरद पवार ने अजित पवार के द्वारा बीजेपी को दिए गए समर्थन को अवैध बताया और गवर्नमेंट गिर गई। फिर उसके बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर आते हैं और सरकार बनाते हैं, जिसे नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी, जिसके सीएम बने शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब और डिप्टी सीएम बने एनसीपी के अजित पवार साहब। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अजित पवार साहब के द्वारा ये दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली गई। पर जैसा कि मैंने कहा था, पार्टीज आइडियोलॉजी पर अलायंस बनाती है। यहाँ तो शिवसेना और कांग्रेस का कंप्लीट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, जिस वजह से शिवसेना के ही लोगों में दरार पड़ना शुरू हो गई और यही दरार 40 एमएलए को बाहर ले गई। जी हाँ, शिवसेना से ही 40 एमएलए का गठ महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलता है और बीजेपी को समर्थन देता है, जिसमें सीएम बनते हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम बनते हैं देवेंद्र फडणवीस।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शिवसेना के हेड तो उद्धव ठाकरे थे, तो एकनाथ शिंदे ने कैसे बीजेपी को सपोर्ट दिया? क्या उन्होंने कोई दूसरी पार्टी बनाई? तो इसका जवाब है नहीं। असल में अब शिवसेना में ही दो गठ बन गए थे। एक के हेड थे उद्धव ठाकरे, जिनकी एक्चुअल शिवसेना थी, और दूसरे एकनाथ शिंदे, जो अपने साथ 40 एमएलए का सपोर्ट लिए हैं, और दोनों बोल रहे थे शिवसेना हमारी है। फिर फाइनली मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया और जीत एकनाथ शिंदे की हुई, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोगों का सपोर्ट था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये अलग क्यों हुए? तो एकनाथ शिंदे गठ का ये कहना है कि जिस आइडियोलॉजी पर शिवसेना की स्थापना हुई वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके डाइल्यूट हो रही थी, और शिवसेना के फाउंडर श्री बाला साहेब ठाकरे साहब, उनका भी यही मानना था कि शिवसेना और कांग्रेस कभी साथ नहीं आ सकते हैं। अब जैसा शिवसेना के साथ हुआ वैसा ही एनसीपी के साथ भी हुआ। एनसीपी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, शरद पवार जो कि हेड है, सुप्रिया सुळे जो उनकी बेटी है, और अजित पवार जो भतीजे हैं। अब हुआ यूँ कि शरद पवार साहब कुछ दिन पहले एनसीपी हेड से रिज़ाइन देते हैं और कमान सुप्रिया सुळे को सौंप देते हैं, जिसके कुछ ही दिन बाद अजित पवार दोबारा तीसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। क्या? जी हाँ, तीसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो अपने साथ एनसीपी के 40 एमएलए का सपोर्ट लेकर गए, और जो करंट गवर्नमेंट है शिवसेना और बीजेपी की, उनको सपोर्ट देते हैं। तो क्या इन्होंने नई पार्टी बनाई? जी नहीं, यहाँ पर भी जो अजित पवार है उनके पास ज़्यादा एमएलएज है, तो उन्होंने कहा कि जो एनसीपी एक्चुअल एनसीपी है ये हमारी है, जो हम यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर महाराष्ट्र के रीजनल पार्टीज का क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपको इस हेरा फेरी पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा।